मैं काम से घर आता तो सब मोहल्ले वाले मुझे पकड़ लेते और कहते कि ये शरीफों का मोहल्ला है, ये काम यहाँ नहीं चलेगा। जब बीवी पर काबू नहीं रख सकते तो शादी क्यों की थी? पता नहीं तुम्हारी बीवी दिन दिहाड़े क्या गुल खिला रही है। मोहल्ले के बुजुर्ग मुझे कहते कि मियाँ, इज्जत से ये मोहल्ला छोड़ दो, वरना हमें जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। मोहल्ले वालों की बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा जाता। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता तो मेरी बीवी नमाज पढ़ रही होती। मुझे बड़ा ताज्जुब होता। मैं माँ से बीवी के बारे में पूछता तो माँ कहती, तुम्हारी बीवी बड़ी नेक है। माँ मेरी बीवी की बहुत तारीफें करती। मैं बड़ा हैरान होता। एक रोज काम पर जाने की बजाय छत पर छुप गया, मगर उस दिन ये मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरी बीवी तो। मेरा नाम अशरफ है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। मेरे अब्बा तो बचपन में ही फोत हो गए थे। अब्बा की वफात के बाद अम्मा ने ही हम सब बहन भाइयों को संभाला था। हमारे आंसू पहुंचे। मेरी माँ बड़ी सब्र वाली औरत थी। वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगती थी, इसीलिए उन्होंने किसी भी रिश्तेदार से मदद लेने की बजाय अपने कदमों पर खड़े होने का फैसला किया। मैं भी एक बाइक सही करने वाले के पास काम करने लग गया था। माँ घर पर ही लिफाफे वगैरह बनाकर बेचा करती थी। वो वक्त बहुत मुश्किल था। अब्बा का यूं अचानक बिछड़ जाना और फिर हमारा काम करना बहुत ही कड़ा वक्त था। उन्हीं दिनों अम्मा ने छोटी बहन की शादी तय कर दी। हमारे यहाँ कम उम्री में ही शादी कर दी जाती थी। सादगी से बहन की शादी करके उसे रुखसत कर दिया गया। अब मैं मैकेनिक का काम अच्छे से सीख चुका था, तभी एक दूसरी जगह जाने लग गया था। वो बंदा मुझे मुआवजा भी काफी अच्छा देता था और काम भी ज्यादा नहीं करवाता था। अम्मा बूढ़ी हो रही थी, उनके सर पर हम सबकी जिम्मेदारी थी। आहिस्ता आहिस्ता सब भाइयों की शादी कर दी गई, मगर मैंने अब तक अपनी शादी नहीं की थी, क्योंकि मैं पहले बहन भाइयों के फर्ज निपटाना चाहता था। हम चार भाई थे। छोटे तीनों भाई शादी के बाद अबाई गांव जा बसे थे। उनका इरादा ही खेती बाड़ी करना था, इसीलिए माँ से इजाजत लेकर वो वहीं चले गए। वो अम्मा को भी साथ लेकर जाना चाहते थे, मगर अम्मा मुझे अकेला छोड़ने पर राजी नहीं थी। साल बाद अम्मा ने मेरे लिए लड़की ढूंढी। अम्मा के बकौल वो बहुत ही खिदमतगुजार और नेक लड़की थी, और जब अम्मा ने मेरी राय पूछी तो मैंने अम्मा पर फैसला छोड़ दिया था। और फिर कुछ ही हफ्तों के बाद मेरी शादी हो गई। एक सादा सी तकरीब में मेरा निकाह हुआ था। अगली शाम फिर वलीमा किया गया था। हमारी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी। अम्मा ने वाकई में उसके बारे में बिल्कुल सही कहा था। वो बहुत खिदमतगुजार लड़की थी, बहुत ही धीमा बोलती थी, किसी बात पर बहस नहीं करती थी, बल्कि हर बात चुपचाप मान लिया करती थी। वो मेरा और अम्मा का बेहद ख्याल रखती थी। मैं जो अम्मा की तरफ से काफी फिक्रमंद रहता था, अब मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गया था, क्योंकि वो मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। मिजाज की तेज तो बिल्कुल भी नहीं थी, किसी चीज की फरमाइश ही नहीं करती थी। शादी के कुछ अरसे बाद मेरा काम बहुत ही खराब जा रहा था। बाज दफा ऐसा होता कि दूसरे वक्त के खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मगर वो उफ तक ना करती थी। वो मेरी जिंदगी के बहुत मुश्किल दिन थे, और उस मुश्किल वक्त में वो मेरे साथ मेरी हिम्मत बनकर खड़ी रही थी। बाद में मैंने एक एक रुपया जमा करके अपनी छोटी सी मैकेनिक की दुकान खोल ली थी। मेरे दो बच्चे भी हो गए थे, और दोनों ने मेरी जिंदगी में खुशियों का मजीद रंग घोल दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर सब मोहल्ले के लोग कुछ वक्त से कुछ अजीब सी बातें करने लगे थे। जब भी मैं काम से घर आ रहा होता तो वो बोलते कि ये कितना बेवकूफ है, इसे अपनी बीवी की कोई खबर ही नहीं, वो इसके पीछे क्या क्या करती फिर रही है। एक रोज तो मोहल्ले के लोगों ने मुझे पकड़कर खूब बातें सुनाई। मुझे बड़ा गुस्सा आता। घर आकर जब मैं अम्मा से बीवी के बारे में पूछता तो वो उसकी बहुत तारीफें करती थी। मैं उलझ कर रह जाता था। एक दिन मैंने कुछ सोचा और काम पर ना गया, घर पर ही छुप गया। मेरी बीवी को इस बात का इल्म नहीं था। तभी वो घर के कामों से फारिग होकर उठी और घर से बाहर चली गई। कुछ देर बाद दरवाजा खोलकर किसी को अंदर लाई। मैं छत से नीचे आया और कमरे के दरवाजे से छुपकर अंदर देखा तो हैरान रह गया, और अपनी सोच पर शर्मिंदा भी, क्योंकि अंदर मेरी बीवी ने तीन बच्चों को बिठाया हुआ था
और वो उन्हें खाना खिला रही थी। मैं चौखट पर खड़ा चुपचाप ये मंजर देख रहा था। वो तीनों बच्चे माजूर थे और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। वो तीनों हमारे ही मोहल्ले में भीख मांगते थे। तीनों के हाथ पांव सलामत नहीं थे। वो मैले कुचैले थे। उनके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। मेरी बीवी बिना किसी कराहत के उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रही थी, मगर ये सब मेरी आंखों का धोखा था। शायद मेरी बीवी को पता चल गया था कि आज मैं उसकी निगरानी कर रहा हूँ। तभी वो मेरे आगे नेक बनने की कोशिश कर रही थी। उसे तो ये परवाह भी नहीं थी कि उसके बारे में मोहल्ले के लोग कैसी कैसी बातें करते थे। बस वो अपने काम को जारी रखे हुए थी। अभी वो उन्हें खाना खिला ही रही थी कि उसे अचानक किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। तो उसने मुड़कर देखा तो मुझे अपने पीछे खड़ा पाया। मुझे उस वक्त घर पर देखकर बोली, आप जल्दी कैसे आ गए? आज मैंने उसकी हैरत और सवाल को नजरअंदाज करते हुए उससे कहा कि ये बच्चे तो। वो मेरे अधूरे सवाल पर मुस्कुराकर बोली, ये बच्चे गली में भीख मांगते हैं। पूरा दिन ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए घूमते रहते हैं। मैं इन्हें रोज खाना खिला देती हूँ और ये खुश हो जाते हैं। इनके चेहरे पर आने वाली खुशी मुझे बहुत सुकून देती है। मैं उसका इत्मीनान देखकर अंदर ही अंदर हैरान हो रहा था। मैंने अपनी बीवी पर लोगों की बातों में आकर शक किया था। अब मैं भी रोज उसके साथ उन बच्चों को खाना खिलाता था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते जा रहे थे। मेरे पास अब काम ज्यादा आने लगा था। मैंने सोच लिया था कि कुछ ही अरसे के बाद अपनी इस दुकान से एक बड़ी दुकान बना लूंगा। इसी सिलसिले में मैं अपने पास कुछ रकम जमा करने का सोच रहा था। मैंने अपनी बीवी से भी इस बात का जिक्र कर लिया था। वो ये बात सुनकर काफी खुश भी हुई थी। वो मुझे जिंदगी के हर लम्हे में सपोर्ट करती थी। वो मेरे साथ हर हाल में गुजारा कर लिया करती थी। कभी मैंने उसकी जुबान से शिकवा नहीं सुना था। वो उन लोगों में से थी ही नहीं जो हर बात पर शिकवा शिकायत करते हैं। उसकी अहमियत का अंदाजा तो मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने उसे खो दिया था। मैं शैतान के बहकावे में आ गया था और अपना घर अपने ही हाथों तबाह कर लिया था। मुझे आज भी उस पल का सोच सोच कर बेहद अफसोस होता है जब मैंने अपनी बीवी को ठुकरा कर खुद को किसी और को सौंप दिया था। बात सिर्फ उसे छोड़ने की नहीं थी, बल्कि मैंने एक जमाने के सामने उसकी जात को सवालिया निशान बना दिया था। और फिर कुछ लोगों का सब्र ही हमारी सबसे बड़ी सजा बन जाता है। मुझे भी उसके सब्र से सजा दे दी गई थी। ऐसा ही हुआ था। मैं सारी जिंदगी पछताता रहा था। वो पता नहीं कैसे सह गई थी मेरी हर कड़वी कशीली बात। मगर हैरत तो मुझे खुद पर हो रही थी। मैं कब किस लम्हे में इतना बह गया था कि अपनी तरबियत को कैसे भूल गया था। मुझे मेरी माँ ने जो अस्बाक पढ़ाए थे वो सब मैं कैसे फरामोश कर गया था। कैसे मैं उस साबिर औरत के इतने सालों की खिदमत और रियाजत को भूल गया था। कभी देखा है खुद से भी हारा हुआ इंसान। मैं भी ऐसे ही हो गया था, खुद से भी हार गया था। मेरी अम्मा भी मुझसे नाराज हो गई थी। उन्हें अपनी बहू से बहुत लगाव था। मैंने उनका भी दिल तोड़ दिया था। मेरी औलाद तक मुझे कसूरवार ठहरा रही थी। कसूरवार तो मैं ही था, और जिसके लिए ये सब किया वो अपना आप चंद ही दिनों में मुझ पर आश्कार कर गई थी। मेरी एक कहानी एक हादसे से शुरू हुई थी, एक छोटी सी हमदर्दी से, जो की तो मैंने किसी अच्छी नीयत से थी। मगर बाद में जब मेरी नीयत में खोट आ गया तो मैंने अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मुझे आज भी वो शाम याद है जब मैं थका हारा काम से अपने घर वापस आ रहा था। सड़क दूर दूर तक खाली थी। मैं स्पीड में बाइक चला रहा था। इसी असना में अचानक से कोई मेरे सामने आ गया। मैंने जबरदस्ती ब्रेक लगा दी तो बचत हो गई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मैंने बाइक रोककर सामने देखा तो काली चादर में लिपटा एक वजूद सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ था। मैं तेजी से उतरकर उसके करीब गया तो देखा कि वो एक औरत थी। उसने अपना चेहरा चादर में ढांप रखा था। मैंने उससे पूछा, आप ठीक तो हैं? उसने धीमी सी आवाज में कहा, मुझसे उठा नहीं जा रहा। शायद गिरने की वजह से पाँव में मोच आ गई थी। क्या आप उठाने में मेरी मदद करेंगे? मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर मैंने उसके उठने में मदद की। उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। उसकी हालत को देखते हुए मैंने उसे मुसलसल सहारा दिया हुआ था। वो काफी मुश्किल से चल रही थी।
मैंने थोड़ी दूर जाकर कहा, मोहतरमा, आपका घर कहाँ है? बताएं, मैं आपको वहां छोड़ाता हूँ। मेरी बात पर उसने बताया कि मेरा कोई घर नहीं है। मेरी माँ का बचपन में इंतकाल हो गया था और मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है। अब्बा भी कुछ साल पहले गुजर गया था। अब सौतेली माँ मेरी शादी अपने नशई भाई से करवाना चाहती है। इसीलिए मैं घर से भाग कर आ गई हूँ कि कहीं मुझे पनाह मिल जाएगी। अब अगर मैं घर चली गई तो अम्मा उस नशे से मेरी शादी कर देगी। मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है जो मेरी मदद कर सके और मुझे अपने घर पर जगह दे सके। सब सौतेली माँ से दबते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस उम्मीद पर घर से निकली थी कि कहीं किसी दारुल अमान में पनाह ले लूंगी, मगर अचानक से आपकी बाइक के आगे आ गई और आपको जहमत दे दी। वो ये सब रोते हुए बोल रही थी और मैं उसे देख रहा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी और आवाज भी बहुत प्यारी थी, मगर मैंने फौरन से अपनी निगाहें हटा ली क्योंकि वो एक मजबूर लड़की थी और मैं एक शादीशुदा मर्द था। उसकी दास्तान सुनकर मुझे काफी दुख हुआ और मैं दिल से उसकी मदद करना चाहता था, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस मासूम लड़की की कैसे मदद करूं। फिर अचानक मुझे ख्याल आया तो मैंने उसे कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं, क्योंकि अभी काफी रात हो गई है और इस वक्त आप किसी दारुल अमान में भी नहीं जा सकती। इसलिए आप मेरे साथ चले। यकीन जाने आप वहाँ काफी महफूज रहेंगी। मेरी बीवी बहुत नेकदिल इंसान है, वो आपका बहुत ख्याल रखेगी। आपको मेरे घर में किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मेरी बात पर उसने कुछ देर मेरी तरफ देखा और फिर हाँ में सर हिला दिया। मैं उसे साथ लिए घर आ गया। दरवाजा मेरी बीवी ने खोला। मेरे साथ एक औरत को देखकर वो हैरान हुई और बोली, ये कौन है? मैंने उसे बताया कि ये एक मजबूर लड़की है। इसके पास रात के इस वक्त कोई ठिकाना नहीं था। गलती से मेरी बाइक से टकरा गई तो मैं इसे घर ले आया। बाहर कई भेड़िए नजर लगाए बैठे होते हैं। जवान लड़की है, कहाँ ठोकरें खाती फिरेगी। इसके पाँव में मोच आई है। कल तक अगर ठीक हो गई तो मैं इसे किसी दारुल अमान में छोड़ाऊंगा। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी सर हिलाते हुए बाहर चली गई। उसने उस लड़की की मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया और उसे दवा देकर बिस्तर पर सोने के लिए लिटा दिया। मेरी बीवी ने बताया कि उसका नाम आरजू है और वो काफी मजबूर और मजलूम लड़की है। उसकी सौतेली माँ उस पर काफी जुल्म करती रही है और अब जबरदस्ती उसकी शादी अपने भाई से करवाना चाह रही है, जो कि एक नशई और जवारी है। पहले ही जुए में अपनी एक बीवी को हार चुका है, फिर दूसरी शादी करना चाहता है। कोई भी उसे अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था, तो उसकी माँ ने आरजू की शादी उससे जबरदस्ती करने की ठान ली। उसका कोई रिश्तेदार भी उसका साथ नहीं दे रहा। सब उस औरत से डरते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं जो अल्लाह से डरने की बजाय अपने जैसे ही इंसानों से डरते हैं। लड़की के सर पर बाप का साया नहीं है तो कोई भी रिश्तेदारी तक भी नहीं निभा रहा और इसी लापरवाही का फायदा उसकी सौतेली माँ उठा रही है। आरजू बता रही थी कि वो कहीं सिलाई का काम भी करती है, मगर सारा पैसा माँ ले लेती है। फिर मेरी बीवी सारी रात उस मासूम लड़की की ही बातें करती रही। उसे आरजू से बहुत हमदर्दी हो रही थी। उसका दिल ही इतना नरम था, हर एक के लिए पिघल जाता था। वो एक सादा सी औरत थी जो सिर्फ मोहब्बत करना जानती थी, बिना किसी सिले की खिदमत करती रही। मैं खुद को इस बात पर बहुत खुश नसीब मान रहा था कि मुझे इतनी वफाशुआर बीवी मिली है जो मेरे साथ साथ मेरी माँ का भी बेहद ख्याल रखती है और बच्चों की भी अच्छी तरबियत कर रही है। वो दूसरी औरतों की तरह फजूल खर्च नहीं थी और ना ही मुझसे गैर जरूरी चीजों की डिमांड करती थी, बल्कि अपने लिए तो वो कभी कुछ खरीदती ही नहीं थी। मैं ही ईद पर उसे जबरदस्ती कपड़े ले देता था और वो सारा साल उसी में गुजार देती थी। उसने कभी मुझे नहीं कहा था कि मुझे फलां फलां चीज की जरूरत है। उसकी कोशिश होती थी कि वो मेरे पैसे कम से कम खर्च करे ताकि मैं बआसानी घर चला सकूं। हालांकि मेरी आमदन बहुत बेहतर हो गई थी। वो बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहती थी। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हों। मैं तो पढ़ नहीं सका, मगर मैं ये हरगिज नहीं चाहता था कि इस्तात होते हुए भी मैं बच्चों को तालीम से महरूम रखूं। इसलिए मैंने एक सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला करवा दिया था।
मेरी बीवी सुबह फजर से पहले उठ जाती थी और सुबह आटा गूंद कर रखती, फिर नमाज पढ़कर सबको नमाज के लिए उठाती और नाश्ता तैयार करने लग जाती। मैं और बच्चे नाश्ता करके अपने अपने कामों पर चले जाते और वो पीछे पूरा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती। रात को वो सबसे आखिर में सोती थी। उसने मेरे बुरे दिनों में मेरा बहुत साथ दिया था। मेरी माँ तो उसे दुआएं देती नहीं थकती थी। उन्हें उससे बहुत प्यार था। उसे वो बेटी की तरह रखती थी। वो भी अम्मा की खूब खिदमत करती थी। उनके बालों में तेल डालती थी, उनके पाँव दबाती थी और वक्त पर उन्हें खाना खिला देती थी। अम्मा ब्लड प्रेशर की मरीजा थी, मगर तेज मिसालों वाले खाने की बेहद शौकीन थी। अक्सर ही बेएहतियाती कर जाती थी, मगर मैं अपनी बीवी का ममनून था, जो उनकी सेहत का बड़ा ख्याल रखती थी। देखा जाए तो सब ठीक था। मैं अपनी बीवी से बहुत खुश और मुतमईन था। मुझे अपनी बीवी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। वो मेरा घर संभाल रही थी, सब ठीक था। मगर हालात वहां से खराब हुए थे जब मैं आरजू की अदाओं के सामने घुटने टेक गया। ऐसे मामलात में लोग कहते हैं कि औरत ही गलत थी, उसे ही अपने मर्द का ख्याल रखना नहीं आता या उसके लिए बनना संवरना नहीं आता। मगर हर बार ऐसा नहीं होता। हम किसी को भी अपने मिजाज के सांचे में नहीं ढाल सकते। हर कोई मोहब्बत करने वाला भी नहीं होता। हर एक में वफा नहीं होती। मेरी बीवी बेशक समाने की तेजियों और नाजो अदा से वाकिफ नहीं थी, मगर वो एक जान छिड़कने वाली वफा शुआर बीवी थी। मैंने सिर्फ चंद अदाओं के पीछे उसे छोड़ दिया था। आरजू अभी तक हमारे घर पर ही रह रही थी। उसका पांव उसके बकौल मुकम्मल ठीक नहीं हुआ था। मेरी बीवी पूरी तरह उसकी देखभाल कर रही थी। मैं जब भी उससे उसकी खैरियत पूछने जाता तो वो एक अदा से मुस्कुरा कर मुझे देखती। शुरू शुरू में मैं उसे नजरअंदाज कर देता था, मगर वो बहुत खूबसूरत थी, बेहद ज्यादा। उसे दूसरों को मुतवज्जा करने का फन भी आता था। वो बहुत मीठे लहजे में मीठी मीठी बातें करती थी। कुछ दिन बाद वो मुकम्मल ठीक हो गई, मगर अब भी हमारे यहाँ ही रह रही थी। एक दिन अम्मा ने कहा कि आरजू अभी और कितने दिन रहेगी हमारे यहाँ? इसको तुम दारुल अमान छोड़कर आने वाले थे? मैंने कहा, जी अम्मा, आज मैं उससे बात करके ले जाऊंगा। मैंने जब उसे बताया कि आज उसको जाना है, तो वो एकदम रूठ सी गई थी। खुद मेरे दिल के किसी कोने से भी आवाज आ रही थी कि इसे कहीं न जाने दो। बहरहाल उसने जाना तो था। उसके चले जाने के बाद मेरा दिल अजीब सी बेचैनी का शिकार हो रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा निगाहों के सामने बार बार आ रहा था। उसकी अदा, उसका दिल बर्राना अंदाज, कुछ भी तो नहीं भूल रहा था। मैं अभी बैठा सोच ही रहा था कि मेरी बीवी ने उसी वक्त चाय का कप मेरे आगे रखा। मैं बेतिहानी में अपनी बीवी का मुवाजना उस गैर लड़की से करने लगा। उस पर मुझे एकदम से अपनी बीवी एक गठड़ी बनी औरत की तरह लगी थी, जिसे जमाने की कोई खबर ही नहीं थी, जिसे बस काम काम और काम करने का शौक था। सजने संवरने से उसका कोई सरोकार नहीं था। वो उस पल मुझे बहुत ही रूखी फीकी लगी थी। उस वक्त उसका मुवाजना करते मुझे एक पल को भी ख्याल ना आया कि वो कभी खुद इस तरफ मुतवज्जा नहीं हुई थी। मैंने भी तो कभी उसे बन संवर कर रहने की फरमाइश नहीं की थी। उसने अपनी जवानी के हसीन दिन मेरे घर को बनाने और संवारने में लगा दिए थे, और मैं बस कुछ ही दिनों में उसके सालों की खिदमत को भूल गया था। उसे कभी मोहब्बत का एहसास नहीं दिलाया था। मैं अब गुस्सा भी करने लगा था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर वो खुद को बदलती क्यों नहीं है। एक दिन अचानक हमारे घर का दरवाजा जोर जोर से बजा। मैं घबराया उठा और दरवाजा खोला तो सामने आरजू को खड़ा पाया। मेरा चेहरा तो उसकी मौजूदगी से ही एकदम खिल उठा था। मेरी माँ ने मेरे चेहरे पर फैले उन रंगों को बहुत देखा था। आरजू की हालत रो रो कर काफी खराब हो रही थी। मैं उसे अंदर लाया। बीवी ने उसे पानी दिया। उसके थोड़े से हवास ठिकाने लगे तो उसने बताया कि उसकी सौतेली माँ और उसका भाई दारुल अमान पहुंच गए थे और जबरदस्ती साथ ले जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ आ गई है। मैं तो उसके आंसू देखकर ही दुख में गिर गया था। उसकी खूबसूरत आंखों में झलकते आंसू। मेरा एकदम दिल किया कि मैं हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछ दूं। मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि अब वो हमारे साथ ही रहेगी। मेरी बीवी को तो कोई एतराज नहीं था, मगर मेरी माँ ने मेरे इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया था। उनका कहना था कि ऐसे भी किसी औरत को घर पर ठहराना ठीक नहीं है।
मगर मैंने साफ कह दिया था कि नहीं, अब वो यही रहेगी। पहली बार मेरी बीवी ने भी मुझ पर गुस्सा किया था, मगर मैंने किसी की परवाह नहीं की। अब मैं इस बात का भी खुल्लम खुल्ला इजहार करने लगा था। मेरे लिए अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा महवर आरजू बन गई थी। मैंने सबकी परवाह करना छोड़ दी थी। मेरे बच्चे भी मुझसे अब खफा रहने लगे थे और मैं उसका इल्जाम भी अपनी बीवी को देता था। आरजू इस सब का बहुत फायदा उठाती थी। वो और मेरे करीब होने लगी थी और मैं अपनी बीवी से मजीद दूर हो रहा था। यूं ही 1 साल गुजर चुका था। तभी मैंने एक दिन ऐलान कर दिया कि मैं आरजू से शादी कर रहा हूँ। सब हैरान रह गए। मैंने एक अलग घर किराए पर ले लिया और आरजू से शादी करके वहीं रहने लग गया। शादी के 2 महीने बाद आरजू ने मुझे कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं, मगर ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मगर आरजू का दबाव मुझ पर मुसलसल बढ़ता जा रहा था। तभी मैंने उसकी बातों में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। मैंने अपने बच्चों और साबका बीवी को उसी घर में रहने दिया। आरजू इस पर मुझसे नाराज हो गई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही उसकी असलियत मुझ पर खुलने लगी थी, मगर तब तक पानी सर से गुजर चुका था। उसे घर को सही रखने का सलीका ही नहीं आता था। वो बस खुद को संवारना जानती थी। कुछ अरसे में ही मुझे अंदाजा हो गया था कि वो ना सिर्फ मेरा बल्कि आसपास के मर्दों का दिल बहलाने का हुनर भी जानती है। अक्सर ही वो पड़ोस के मर्दों और दुकानदारों से हंस हंस कर बातें करती थी। शुरू शुरू में तो मैंने नजरअंदाज किया, मगर बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये नजरअंदाज किए जाने वाली बात नहीं है। मोहल्ले वाले उस मोहल्ले से निकलने का कह रहे थे। जब मैंने आरजू पर सख्ती की तो उसकी जुबान के जोहर अच्छे से मुझ पर खुलने लगे। वो उल्टा मुझे ही इल्जाम ठहराने लगी थी कि मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांको, क्योंकि मैंने भी अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरत पर नजर रखी थी। और कह तो वो ठीक ही रही थी। मेरी नीयत में खोट आ ही गया था। यहाँ बात दूसरी शादी की नहीं थी, बल्कि बात एक गैर औरत से मरासिम बढ़ाने की थी। मगर अब मैं क्या कर सकता था। मैंने तो सब कुछ खुद ही अपने हाथों से खो दिया था और उसका अंदाजा मुझे तब हुआ था जब मैंने एक दिन अपनी बीवी आरजू को किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुकात बढ़ाते हुए पकड़ा था। उस वक्त मुझे अपनी पहली बीवी की याद शिद्दत से आई थी और उसकी वफादार खिदमत गुजारी ने मुझे मुंह के बल गिरा दिया था। मोहल्ले वाले मुझे पकड़ पकड़ कर बातें सुनाते थे कि मैं एक मर्द होकर एक औरत को संभाल नहीं सका। आरजू ने मुझे झूठ बोला था। वो पहले ही इसी तरह की औरत थी। घर वालों की सख्ती की वजह से वो घर से भाग कर आई थी। मैंने आरजू को छोड़ दिया था। आज मैं अकेला रह रहा हूँ। मेरे पास सिवाय तन्हाई और पछतावे के कुछ नहीं रहा।